बिहार की इस फेमस मिठाई का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसे घर पे बनाया है? बाहर से हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से इतना सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। और टेस्ट इतना अच्छा है कि खाकर आपका बिल्कुल मन नहीं भरेगा, लगेगा चलो एक और खा लेते हैं। तो चलिए ना, आज बनाते हैं बिहार का मशहूर अनरसा, वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। सबसे पहले मैंने इसकी चाशनी को तैयार करके रख लिया था। इसके लिए मैंने चीनी और पानी लिया था और चाशनी तैयार कर लिया था। इसके बाद एक पैन में थोड़ी सी चाशनी डालेंगे, इसमें मावा शामिल करेंगे और साथ में 2 चम्मच शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाते हुए पकाना है। इसे तब तक मिलाइएगा जब तक ये अच्छी तरह से एक साथ मिक्स होकर थोड़ा ड्राई ना हो जाए। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में वही तैयार की हुई चाशनी को डाल देंगे और इसमें डालेंगे आधा कप चावल का आटा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जितना आप चाशनी ले रही हैं ना, उसके हिसाब से चावल का आटा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लगभग आधा कप चावल का आटा लिया है, उससे थोड़ा सा कम मैंने चाशनी का इस्तेमाल किया है। अब इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। इसे अच्छी तरह से भूनना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, चावल के आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और चाशनी इसके अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी। देखिए धीरे धीरे इसका जो टेक्सचर है वो बदलने लगेगा और एकदम अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर मैंने तिल को निकाल लिया है, क्योंकि तिल की कोटिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए करना, और इससे जो इसका टेस्ट है ना और जो खुशबू है बहुत अच्छा आता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाले तिल का इस्तेमाल किया है, जो थोड़ा हल्का सा रोस्ट है। अब चावल का आटा भी थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसमें जो मावा वाला मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, उसे शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले इसे बहुत अच्छे से हल्के हाथों से मिला लीजिएगा। ध्यान रखिएगा मिक्सचर अभी थोड़ा गर्म हो सकता है, इसलिए शुरुआत में हल्के हाथों से मिलाइएगा। धीरे धीरे मावा और चावल के आटे को अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे ताकि मिक्सचर बहुत स्मूथ हो जाए। मावा डालने की वजह से ही हमारे अनरसे जो हैं वो अंदर से इतने सॉफ्ट और डिलीशियस बनते हैं कि आपको क्या बताएं। आप बना के देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब इसका एक पोर्शन बनाना शुरू करेंगे। मैंने पहले ही सारे छोटे छोटे पोर्शन कर लिए थे ताकि सभी अनरसे लगभग एक ही साइज़ की बनेंगे और फ्राई करते समय भी सब एक साथ अच्छे से पकेंगे। तो अब आपका इसका शेप जो है वो कैसा रखना है, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करेगा। आपको कैसा शेप पसंद है, जैसा शेप आपको पसंद है आप बना सकती हैं। गोल बना सकती हैं, थोड़ा लंबा बना सकती हैं, या फिर चाहे चौकोर शेप भी दे सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल लुक के लिए ओवल शेप का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अनरसा मुझे इसी शेप में सबसे ज़्यादा पसंद आता है। बस हाथों से हल्का सा रोल करके इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। देखिए कितनी आसानी से इसका शेप तैयार हो जाता है। इसी तरीके से अनरसे को सारी जितनी भी आपकी अनरसे की गोली आपने बनाई थी उसको हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब इन सब की सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कोटिंग। तो यहाँ पर हम तिल की कोटिंग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तैयार हुए अनरसे को तिल में डालकर चारों तरफ से बहुत अच्छे से इसे फ्राई करना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जब शेप बनाया था तो आपको नज़दीक से भी दिखा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है, शेप आप कोई भी दे सकते हैं। टेस्ट तो खाने में सबका एक ही जैसा होता है, लेकिन बस जो शेप है ना उससे क्या होता है, देखने में सबका जो पसंद है वो अलग हो जाता है। किसी को ये शेप पसंद आता है तो किसी को दूसरे तरह का शेप पसंद आता है। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से कोट करते हैं तिल में, और तिल की अच्छी तरह से चिपकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्राई होने के बाद इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत अच्छा फ्लेवर और टेक्स्चर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है इसकी कोटिंग। तो इसीलिए इसे हल्का सा गरम में ही शेप देते हैं ताकि इसके जो तिल की कोटिंग करती है ना वो बहुत अच्छे से कोट हो जाए। वरना ठंडे होने पर क्या होता है, चावल के आटे थोड़े सख्त होने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने कोटिंग कर ली और देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब सारे अनरसे तैयार हो चुके हैं, नहीं एक एक करके हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और सच बताऊँ, फ्राई होने के बाद ये तिल इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप थोड़ी देर खुद में देखते ही रह जाएंगे कि अरे वाह ये तो कितना अच्छा लग रहा है। और तो इस तरह से जो कोटिंग होती है ना तिल की, उसका जो फ्लेवर आता है और जो टेक्सचर आता है वो दोनों ही बहुत ही गज़ब का होता है। मैंने जब अनरसे को इस तरह से कोट किया ना तो मुझे देखने में ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं थोड़ी देर तक तो बस इसे देखते ही रह रही थी कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैंने तला भी नहीं है और अभी मैंने खाया भी नहीं है, लेकिन तो भी मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से एक एक करके सारे अनरसों को मैंने इस तरह से तिल से बहुत अच्छे से कोट कर लिया है। अब बारी आती है इसे बहुत अच्छे से फ्राई करने की। तो फ्राई करने में सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
और फ्लेम जो है बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए, एकदम लो फ्लेम पर इसको बहुत अच्छे से गर्म कीजिएगा, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो ये ऊपर से बिल्कुल जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो इसको तेल करने का भी जो अंदाज़ है वो बहुत सही होना चाहिए। इसके लिए मैंने तेल को बहुत अच्छे से पैन में गर्म कर लिया था। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि अब इसे किस तरह से फ्राई करना है। जो मैंने आपको पहले ही बताया, फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और ऐसे हाथ से चेक कर लीजिएगा ना तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, आपका हाथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहा हो इस मतलब गर्मी में, तेल की गर्मी में। तो बस आपको इसमें एक एक करके डाल देना है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, एक साइड को थोड़ा टाइम दीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे से पलटिएगा, क्योंकि अगर एक साइड को आप बहुत जल्दी जल्दी पलटने लगेंगी ना तो सारे जितने जो आपने कोट किया है ना ऊपर में तेल वो पूरा निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करना है। देखिए इसका कलर जो है ना वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और तिल भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बाहर से ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से प्रॉपरली कुक नहीं होगा। लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करने से ये अंदर तक बहुत अच्छे से पकता है और बाहर से एकदम खूबसूरत और क्रिस्पी बनता है। अब इसे धीरे धीरे इस तरह से पलट दिया मैंने, देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और थोड़ा बहुत तिल बाहर निकलना वो भी नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादातर इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से हो गई है तिल पे। और इस तरह से सभी अनरसे को धीरे धीरे मैंने फ्राई कर लिया और देखिए हमारे अनरसे बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे आपको इसका अंदर का जो टेक्सचर है वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। यही इस अनरसे की सबसे ख़ास बात है, बाहर से हल्का सा क्रंच और अंदर से एकदम सॉफ्ट। और ये सॉफ्टनेस मावा की वजह से आती है, अगर आप सिर्फ चाशनी और चावल के आटे से अनरसा बनाएंगे तो ये टेक्स्चर बिल्कुल नहीं आएगा। तो चाशनी और मावा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सही होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।